स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में। मैं विजय लक्ष्मी, कक्षा 10वीं में सामाजिक विज्ञान में अभी हमारा प्रकरण चल रहा है राज्य सरकार। राज्य सरकार के अंतर्गत हमने विधानसभा के गठन, विधान परिषद के गठन और विधान परिषद की शक्तियों पर विस्तार से चर्चा कर ली थी। आज हम विधानसभा की शक्तियों के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। हमने जब अध्याय शुरू किया था तब प्रारंभ में ही मैंने आपको बताया था कि यह अध्याय हमारा 8 अंकों का है और 8 अंकों का होने के कारण इसी अध्याय में से एक हमारा 6 नंबर का प्रश्न और एक 2 नंबर का प्रश्न अनिवार्य रूप से आते हैं। तो हमें इसके हर एक टॉपिक को ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए, हम बात करने जा रहे हैं विधानसभा की शक्तियों में, जो कि हमारे संविधान के भाग 31 में वर्णित है। जब हमने केंद्र सरकार का अध्ययन किया था तब हमने पढ़ा था कि लोकसभा जिन कार्यों के अंदर अधिक सक्रिय रहती है या लोकसभा के जो कार्य होंगे वही हमारी राज्यसभा के अंतर्गत, राज्य सरकार के अंतर्गत राज्यसभा के कार्य होंगे। तो सबसे पहले हम काम इसके ऊपर बात करें तो यहाँ आता है हमारा कानून निर्माण संबंधी कार्य, या यूँ कहें विधायी शक्तियाँ। तो विधायी शक्तियों में देखिए कि जैसा कि हम जानते हैं कि यह राज्य सरकार की बात हो रही है, तो राज्य सरकार के अंतर्गत राज्य के कार्यक्षेत्र में आने वाले कानून हमारी विधानसभा बनाती है। तो हमारे पास एक तो आ गई राज्य सूची और एक आ गई समवर्ती सूची। इन पर कानून निर्माण का कार्य कौन करेगी? हमारी विधानसभा करेगी। अब यहाँ देखिए कि राज्य सूची के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार हमारी विधानसभा को होता है। विधानसभा के साथ साथ एक हमने केंद्र सरकार पढ़ते समय आर्टिकल पढ़ा था 249, जिसमें ये कहा गया था कि राज्यसभा यदि चाहे तो राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। तो यहाँ पर हमने इस बात को ध्यान रखना है कि राज्यसभा भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है और राज्यसभा के अलावा राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है? विधानसभा के पास। और सेम कंडीशन होती है हमारी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में हमने उन विषयों को रखा है जो कि केंद्र और राज्य दोनों के लिए ही बराबर महत्व के हैं और दोनों ही को इस विषय पर अधिकार दिया गया है कानून निर्माण का। लेकिन यहाँ पर भी एक चीज़ अप्लाई होती है कि यदि केंद्र द्वारा बनाया गया कानून राज्य द्वारा बनाए गए कानून से विरोधाभासी हो तो वहाँ पर हमें केंद्र द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना पड़ता है। तो यह हमारी विधायी शक्ति है विधानसभा की, या यूँ कहें कानून निर्माण की शक्ति है विधानसभा की, जिसके द्वारा विधेयक पर बिल लाकर के प्रस्ताव पारित करके विधानसभा राज्यों के हितों के लिए कानूनों का निर्माण करती है। अपवाद के रूप में या यूँ कहें एक अलग चीज़ जो कि हमारे पहले केंद्र सरकार वाले टॉपिक में आई थी कि राज्यसभा यदि चाहे तो आर्टिकल 249 के अकॉर्डिंग राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करके उस पर कानून बना सकती है। तो ठीक है ना, राज्य सरकार या राज्य सरकार के अंतर्गत आने वाले सभी विषयों पर कानून बनाने का कार्य हमारी विधानसभा करती है। दूसरी आती है इसकी वित्तीय शक्तियाँ। तो देखिए, वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत हमने पहले जैसे पढ़ा था तो लोकसभा को अधिक पावर दी गई थी। इसी तरह से हमारी जो विधानसभा है यह भी लोकसभा की तरह जनता द्वारा निर्वाचित सदन है। तो यहाँ पर भी वित्त के क्षेत्र में विधानसभा को अधिक अधिकार दिए गए हैं। अब यहाँ पर आती है हमारी बजट की बात कि बजट बनाना और उसे पास कर देना। पास करने, ये बजट बनाने का काम हमारा कौन करती है? विधानसभा। बजट जो है हमेशा विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। हमने जब प्रस्ताव
प्रस्तुत करने के बारे में पढ़ा था, तब हमने पढ़ा था ना कि बजट संबंधी या धन वित्त संबंधी जो भी विधेयक होंगे वे केवल लोकसभा में लाए जाते हैं, या यूँ कहें कि राज्य सरकार के अंतर्गत हम पढ़ें तो ये हमारे विधानसभा में लाए जाते हैं। बजट विधानसभा द्वारा पारित होने के बाद ही इन विषयों पर कोई भी प्रकार का खर्च या लेन देन किया जा सकता है। जब तक कि हमारा वित्त या बजट राज्यसभा में विधानसभा द्वारा पारित न कर दिया जाए तब तक इस पर कोई भी खर्च या मद जो भी हैं उन पर व्यय नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा एक आता है हमारा विनियोग विधेयक। ये विनियोग विधेयक जो है, अब देखिए बजट तो है ना, यह जो निश्चित आय होती है उस पर लाया जाता है, और विनियोग विधेयक जो आता है यह हमारी संचित निधि पर आता है। किस पर आएगा? संचित निधि, यानी एक फंड होता है जो कि हम रिजर्व रखते हैं, ठीक है ना। उसके ऊपर से यदि कोई विधेयक लाया जाता है कि उस फंड में से हमें कुछ खर्च चाहिए या करना है तो उसको हम कहेंगे विनियोग विधेयक। तो यह विनियोग विधेयक भी विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है और इसका आर्टिकल है 204, ठीक है ना। अनुच्छेद आप साथ साथ में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए चलें, ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि अनुच्छेद कभी भी आपको गलत रास्ते पर चलने से रोक लेते हैं, क्योंकि कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि ये क्या बात थी। तो यहाँ पर हमें आर्टिकल एकदम करेक्ट इन्फॉर्मेशन देने में सहायक होते हैं। तो वित्त के क्षेत्र में लोकसभा की ही तरह हमारी विधानसभा भी अधिक प्रभावशाली होती है। बजट हमेशा विधानसभा में प्रस्तुत करके पारित होने के बाद ही किसी भी मद पर खर्च किया जाता है, और विनियोग विधेयक भी आर्टिकल 204 के अकॉर्डिंग विधानसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। अब देखिए इसके अलावा और क्या कार्य करती है, तो इसका एक प्रशासनिक कार्य देखें हम तो हमने केंद्र सरकार पढ़ते समय ये ध्यान दिया था कि लोकसभा के अंदर एक मंत्री परिषद होती है, तो इसी प्रकार एक मंत्रिमंडल बनता है, और इस मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का कार्य जो लोकसभा कर रही थी, यहाँ पर वह मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखने का कार्य हमारा विधानसभा करती है। तो यानी कि इसका एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्य क्या हो गया? मंत्रिमंडल पर नियंत्रण रखना, ठीक है ना। नियंत्रण कैसे रखेगी ये? मंत्रिमंडल द्वारा किए गए कार्यों के ऊपर प्रश्न पूछ सकती है, आलोचना या निंदा प्रस्ताव पारित कर सकती है, काम रोको प्रस्ताव पारित कर सकती है। इसके अलावा भी यदि मंत्री विधानसभा यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित कर देती है तो मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस पर नियंत्रण रखने के इसके क्या क्या हथियार हो गए? पहला तो प्रश्न पूछना, ठीक है ना, फिर आलोचना या निंदा प्रस्ताव लाना, प्रस्ताव ला करके, ठीक है ना। इसके अलावा क्या करती है? काम रोको प्रस्ताव ला सकती है। काम रोको प्रस्ताव लाने के अलावा यदि इसके बावजूद भी विधानसभा को ऐसा लगता है कि मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल जो है वो इनका नियंत्रण स्वीकार नहीं कर रहा है, तो यह अविश्वास प्रस्ताव ला करके मंत्रिमंडल को भंग कर सकती है। जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाएगा, मंत्रिमंडल को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। तो इस प्रकार से मंत्रिमंडल के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य हमारी विधानसभा करती है, जो कि प्रश्न पूछकर, आलोचना या निंदा प्रस्ताव ला करके, और इसके अलावा काम रोको प्रस्ताव ला करके और अविश्वास प्रस्ताव पारित करके संभव है। अब इसके अलावा देखिए विधानसभा संविधान संशोधन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जिस समय हमने संविधान संशोधन प्रक्रिया के बारे में पढ़ा था उस समय मैंने आपको बताया था कि संविधान संशोधन के लिए 3 प्रकार से प्रक्रिया को फॉलो किया जाता है, और यह 3 प्रकार क्या थे? साधारण बहुमत, संविधान संशोधन में
3 प्रक्रियाएं थी, एक था साधारण बहुमत, एक विशेष बहुमत और एक अति विशेष बहुमत। तो जो अति विशेष बहुमत की बात आती है वहाँ पर क्या होता था कि विधानसभा के आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाएं प्लस दोनों सदनों का 2/3 बहुमत और ये था हमारा संविधान संशोधन की अति विशेष जो आती है प्रक्रिया। उसके अंतर्गत कुछ विधेयक ऐसे होते हैं जिनके ऊपर प्रस्ताव पारित करने के लिए न केवल दोनों सदनों का 2/3 बहुमत बल्कि उसके अलावा एक तो क्या होता था साधारण बहुमत, विशेष बहुमत। अब यहाँ पर विशेष का क्या मतलब, ये तो हो गया 100/51, ठीक है, और ये हो गया 2/3। और अति विशेष में क्या होता है, अति विशेष में होता है आपका 2/3 प्लस विधानसभाओं, राज्यों की विधानसभाओं के आधे से अधिक राज्यों का, ठीक है ना, राज्य विधानसभाओं का 50% अबव, ठीक है ना, द्वारा भी पारित होना चाहिए। तो इस प्रकार के जो विधेयक होते हैं इनके अंदर विधानसभा अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आधे से अधिक राज्यों का मतलब भारत के अंदर जो 29 राज्य हैं उन 29 में से लगभग 15 राज्यों द्वारा अमुक विधेयक को यदि पास कर दिया जाता है तभी वह विधेयक कानून बनता है। तो इस प्रकार से पारित होने वाला हमारा जो हाल ही में विधेयक था वह था जीएसटी का, जिसे कि लागू करने के लिए अति विशेष बहुमत से उसको पारित किया गया था और इसके अकॉर्डिंग भारत के आधे से अधिक राज्यों की विधानसभाओं द्वारा भी उसे अलग से पारित किया गया था। तो यह हमारे संविधान संशोधन की जो शक्ति है यह भी विधानसभा को मिलती है, ठीक है ना। विधानसभा संविधान संशोधन में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब देखिए हम इसको एक निर्वाचक मंडल के रूप में भी देख सकते हैं। कैसे? निर्वाचक मंडल की जहाँ तक बात है तो हमने राष्ट्रपति के चुनाव पर विस्तार से चर्चा कर ली थी। तो राष्ट्रपति के चुनाव में हमने पढ़ा कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसके निर्वाचक मंडल के अंतर्गत आते हैं, है ना। संसद के दोनों सदनों के सदस्य प्लस विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ये कहाँ कहाँ भाग लेते हैं? एक तो लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के बाद में हमारी जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के चुनाव कहाँ से होते हैं? एकल संक्रमणीय आनुपातिक मत पद्धति से होते हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं वो किसी भी राज्य के लिए विधानसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में ये भाग लेते हैं, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं और जहाँ पर हमारी विधान परिषद होती है उसका भी 1/3 भाग विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित होता है। तो इस प्रकार से हमारी जो विधानसभा है यह निर्वाचक मंडल के रूप में भी कार्य करती है। एक तो यह राष्ट्रपति का, राज्यसभा का और विधान परिषद के 1/3 सदस्यों का निर्वाचन हमारी विधानसभा द्वारा किया जाता है। तो अब हमने व्यवस्थापिका के दोनों अंगों के बारे में पढ़ लिया है। व्यवस्थापिका के दोनों अंगों के बारे में पढ़ने के बाद यदि हम आगे बढ़ें तो हमने राज्य की कार्यपालिका के बारे में आगे अध्ययन करना है। कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका के अंग कौन कौन से होंगे? राज्यपाल, मंत्रिमंडल और मुख्यमंत्री, ठीक है ना। जब हमने केंद्र में इसको पढ़ा था तब हमारे पास क्या था? कार्यपालिका के बारे में हम अध्ययन करें तो हमारे पास पहले जब हमने केंद्र में पढ़ा था तब हमारे पास था राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है? राष्ट्रपति की जगह पे आ जाएगा राज्यपाल, ठीक है ना। राज्यपाल के बाद आ जाएगा हमारा प्रधानमंत्री की जगह पे मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बाद में मंत्रिमंडल
एज इट आ जाएगा, ठीक है ना। ये आएंगे हमारे राज्य की कार्यपालिका में। अब देखिए, जब हमने केंद्र पढ़ा था तब हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति वैधानिक प्रधान होता है। इसी प्रकार जो ये राज्यपाल है वह भी क्या है, वैधानिक प्रधान है, वैधानिक प्रधान है। और यह जो हमारा मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल है यह हमारा वास्तविक प्रधान होता है, ठीक है ना। और इनका वर्णन, राज्यों की कार्यपालिका का वर्णन हमारे अनुच्छेद 153 से 167 तक मिलता है, ठीक है ना। अब हमने व्यवस्थापिका के अंतर्गत भी राज्यपाल पढ़ना है और कार्यपालिका के अंतर्गत भी राज्यपाल पढ़ना है। तो एक बार हम राज्यपाल पर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो राज्यपाल के बारे में देखिए, सबसे पहले आता है कि भारत के अंदर प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, ऐसा हमारा संविधान निर्माण के समय निर्णय दिया गया था। लेकिन आगे चल कर के 1956 में ही एक संविधान संशोधन हुआ, जिसके अंतर्गत इस प्रावधान को बदल करके एक या एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है, ऐसा संशोधन कर दिया गया था। एक राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। यह हमारे संविधान में 7वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन सा 7वां संविधान संशोधन था ये हमारा, ठीक है ना, जो कि 1956 में किया गया था कि एक या एक से अधिक राज्यों के लिए एक ही राज्यपाल की नियुक्ति की जा सकती है। अब देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति करता कौन है, ये करता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना। अब देखिए, नियुक्ति के संदर्भ में राज्यपाल के बारे में हम अगर आगे जाकर के चर्चा करते हैं तब हमारे सामने कुछ एक चीज़ें आती है जो कि राज्यपाल की नियुक्ति करते समय ध्यान में रखने लायक हैं। राज्यपाल की नियुक्ति करते समय कुछ एक चीज़ें शर्तों के रूप में हमारे सामने आती हैं कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। तो आइए देखते हैं इन शर्तों के बारे में। राज्यपाल नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, ठीक है ना। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति करते समय क्या शर्तें ध्यान में रखी जाती है ये देख लेते हैं एक बार। कि एक पहली शर्त तो यह है कि जिस राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है, राज्यपाल उस राज्य का नागरिक नहीं होना चाहिए, यानी कि संबंधित राज्य का नागरिक ना हो, ठीक है ना। यानी कि राजस्थान के लिए यदि राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है तो व्यक्ति राजस्थान का ही मूल निवासी नहीं हो, इस बात का ध्यान रखा जाएगा, ठीक है ना। फिर दूसरी जो बात ध्यान में रखी जाती है वह यह कि उस राज्य का जो मुख्यमंत्री होगा, उस मुख्यमंत्री की सलाह ली जाएगी नियुक्ति करते समय, ठीक है ना। ये परंपराएं हैं जिनका निर्वहन लगभग किया जाता है, कई बार इनकी अवहेलना भी हो सकती है। यानी कि एक तो जिस राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है, राज्यपाल उस राज्य का नागरिक नहीं हो। दूसरा, जिस राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति की जा रही है उस राज्य के मुख्यमंत्री से सलाह ली जाए। ये हो गई हमारी राज्यपाल की नियुक्ति के संबंध में एक शर्त। अब हम देखते हैं कि राज्यपाल की नियुक्ति के समय किन योग्यताओं को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम योग्यताओं की बात करें तो यहाँ पर योग्यताओं में सिंपल सी पहली योग्यता तो है भारतीय हो,
दूसरी है 35 वर्ष। यहाँ पर देखिए आयु ध्यान में रखिएगा कि राज्यपाल के लिए भी 35 वर्ष, राष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष। ठीक है। अब देखिए तीसरी योग्यता क्या है कि यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान में रखना कि राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने वाला व्यक्ति संसद या विधान सभा के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, संसद या विधान मंडल कर लो यहाँ पे, क्योंकि दोनों सदन आएंगे। ठीक है ना, जहाँ पर एक है वहाँ पर एक, जहाँ पर दो है तो वहाँ पर दोनों। तो विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, और चौथी आएगी लाभकारी पद पर न हो। ये 4 शर्तें हैं जो कि किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल नियुक्त करते समय उसमें होनी आवश्यक है। भारतीय हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, संसद या विधान मंडल के किसी भी सदन का सदस्य ना हो, और इसके अलावा वह किसी लाभकारी पद पर कार्यरत ना हो। आगे हम चर्चा करें इसके कार्यकाल की। तो देखिए राज्यपाल का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष बताया जाता है। साधारण तौर पर हम यदि देखें तो राज्यपाल का कार्यकाल होता है 5 वर्ष, लेकिन यहाँ पर 5 वर्ष के अलावा एक चीज़ और ध्यान में हमें रखनी है, वह है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। ठीक है ना, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही यह अपने पद पर बना रह सकता है। यदि राष्ट्रपति चाहे तो बीच में ही इसका ट्रांसफ़र भी कर सकता है, इसको हटा भी सकता है, और यदि ये खुद चाहे तो अपने पद से त्यागपत्र भी दे सकता है। ठीक है ना, ये हुई हमारी राज्यपाल की नियुक्ति, उसके कार्यकाल, उसकी नियुक्ति के समय ध्यान में रखने योग्य बातें और योग्यताओं की बात। अब हम बात करते हैं इसके वेतन और भत्तों की। तो यहाँ पर देखिए राज्यपाल का जो वेतन है यह वैसे तो संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है, लेकिन यदि एक ही समय में एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो तब उसका वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, क्योंकि वो 2 राज्यों का दोहरा कार्य कर रहा होता है, तो डबल तो नहीं मिलेगा, लेकिन क्या मिलेगा ये इसका निर्धारण करने की मतलब पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास में। और वर्तमान में हमारी किताबों में जो छपा हुआ है यह पुराना अपडेट है, आप इसको ध्यान में ना रखें। वर्तमान में हमारी किताबों में तो 1-10 ही छपा हुआ है, लेकिन वर्तमान में जो राज्यपाल है इनका वेतन 3,50,000 रुपये है। ठीक है ना, इसके अलावा इन्हें अनेक वेतन और भत्ते मिलते हैं, रहने के लिए घर मिलता है, घूमने के लिए या परिवहन के लिए भत्ता मिलता है, गाड़ी मिलती है। सारी सुविधाएं अमूमन जितनी भी हैं ये सारी हमारे राज्यपालों को मिलती है। ध्यान में रखने योग्य बात यह है कि इनके वेतन और भत्ते संसद द्वारा बढ़ाए तो जा सकते हैं लेकिन घटाए नहीं जा सकते। ठीक है ना, ये महत्वपूर्ण बात है, ध्यान में रखें। अब देखिए कि इनके वेतन और भत्ते किस पर भारित होते हैं? राज्य सरकार की संचित निधि पर। ठीक है ना, संचित निधि पर। लेकिन यदि इनकी पेंशन की बात करें तो इनकी पेंशन केंद्र सरकार की संचित निधि पर भारित होती है। इसके अलावा यदि कोई प्रश्न हमारा रह जाता है राज्यपाल की नियुक्ति और वेतन भत्तों से संबंधित तो आप उसे पूछ सकते हैं। मेरे हिसाब से आपका राज्यपाल का नियुक्ति और वेतन भत्तों से रिलेटेड सारा टॉपिक हो गया है। अब हमें राज्यपाल के कार्य और शक्तियों के बारे में विस्तार से चर्चा करनी है, जो हम अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए आप इतने अध्याय का एक बार पुनः अध्ययन करके इसको पुनः समझ लें
और इनके नोट्स ज़रूर से तैयार करते रहें। नोट्स तैयार करने से आपको चीज़ों को रिवाइज़ करने में सुविधा रहेगी। आप इनको रिपीट करेंगे तो आपको कोई भी चीज़ बहुत डीपली अंदर किताब में ढूंढनी नहीं पड़ेगी, आपके नोट्स में आपको अवेलेबल हो जाएगी। अगली कक्षा में